के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय जिसमें हम परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इसको ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री J.K. मेहता ने अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी। मेहता के विचारों के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। उनका मानना है कि आवश्यकता विहीनता वांटलेसनेस की स्थिति प्राप्त करके ही वास्तविक जीवन में सुख की प्राप्ति संभव है। साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित व कम होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी न होने पर कष्ट का अनुभव होता है। J.K. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में करता है। तो ये परिभाषा एकदम बिल्कुल अलग हो गई है इससे पहले के जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं के से तुलना के आधार पे हम यही पाते हैं कि इसमें टिकी हुई थी। तो J.K. मेहता ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में यही बताया है कि अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता वांटलेसनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में करता है। यानी कि अर्थशास्त्र दरअसल वह साधन है जिससे हम आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को पाने में जो मनुष्य लगा हुआ है उसकी जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, वही अर्थशास्त्र है। जिस विषय के अंतर्गत वही अर्थशास्त्र है। तो आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा जो आपने अभी पढ़ी, इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक और नैतिकता पर आधारित है। यानी कि मनोविज्ञान और नैतिकता पर आधारित है यह परिभाषा। यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक है और नैतिकता पर आधारित है, यूँ कह सकते हैं। यहाँ है जोड़ लीजिए। व्यक्ति के सुख को मानव जीवन का लक्ष्य माना जाता है। व्यक्ति के सुख को ही मानव जीवन का लक्ष्य माना जाता है, और जितनी ज़्यादा आवश्यकताएं हैं उतना ही ज़्यादा दुख की संभावना भी है। प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र दरअसल एक आदर्श विज्ञान है। इसमें नैतिकता का पुट होता है आदर्श में, कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे उठे चलें बोलें बतलाएं, सारी बातें। मानव व्यवहार का साम्य की स्थिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साम्य की स्थिति का मतलब ये होता है कि ऐसी स्थितियाँ जो साधारण हैं, असाधारण नहीं हैं, ठीक है, उसी में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। प्रोफेसर J.K. मेहता ने अर्थशास्त्र को स्थैतिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया है। स्थैतिक क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र स्थिर रहता है, जिसमें फ्लक्चुएशन के गुण उतने नहीं होते। तो इसकी भी आलोचनाएं होती हैं, होनी ही थी। सबसे पहले इसमें आलोचनाएं की प्रगति के प्रति नकारात्मक सोच है। मेहता की परिभाषा में प्रगति के प्रति नकारात्मक सोच की भावना झलकती है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आर्थिक प्रगति बढ़ती है, उसकी आवश्यकताएं घटती नहीं हैं बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से जीवन जी रहा है, जो उतना अमीर नहीं है, गरीब है, तो उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी और खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े पर्याप्त हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति प्रगति करता है, कोई काम धंधा शुरू करता है, तो फिर उसे खाना नहीं चाहिए, खाने में कोई विशेष डिश चाहिए। उसे कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े में विशेष प्रकार के परिधान, विशेष डिजाइन वाले परिधान चाहिए। उसे घर नहीं चाहिए, उसे किसी खास डिज़ाइन वाला बंगला चाहिए, या कोई ख़ास इंटीरियर डिज़ाइन वाला फ्लैट चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसकी आवश्यकताएं प्रगति के साथ जटिल होती चली जाती हैं, और जटिल आवश्यकताएं, बढ़ती हुई आवश्यकताएं ही व्यक्ति की आर्थिक प्रगति की द्योतक होती हैं। तो इस तरह से प्रगति के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाली परिभाषा मिस्टर J.K. मेहता की कही गई, इस आधार पर इसकी आलोचना हुई। जो दूसरा आलोचना का आधार था वो है काल्पनिक तथा अव्यवहारिक व्यवहार। मेहता की परिभाषा संपूर्ण रूप से काल्पनिक और अव्यवहारिक है।
विशेष रूप से आज के परिवेश में तो यह संभव ही नहीं है। आज आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना जन सामान्य के लिए तो असंभव जैसा है। दार्शनिक विचारों का समावेश। मेहता ने दरअसल अपनी परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द जोड़े हैं जिसका संबंध दार्शनिकता से है, दर्शन शास्त्र से है, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है, जिससे अर्थशास्त्र का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। चौथा आधार है आलोचना का अर्थशास्त्र की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह। जिस प्रकार से मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। यदि समाज में मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि वांटलेसनेस आ जाए, यानी कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति आ जाए, तो फिर आर्थिक विज्ञान की आवश्यकता क्या बचेगी। तो मेहता ने अपने विचारों के माध्यम से दरअसल अर्थशास्त्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो अगर हम प्रोफेसर मेहता व रॉबिन्स की परिभाषाओं की तुलना करें, तो प्रोफेसर मेहता की परिभाषाओं में आवश्यकताओं को कम करके उनका अंत करने पर बल दिया गया है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि आवश्यकताओं की अधिकतम वृद्धि हो वही अच्छा है, वो उसी पर बल देती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि प्रोफेसर मेहता की आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे दर्शन पर भी आधारित कह सकते हैं। प्रोफेसर मेहता मानते हैं कि मानव व्यवहार का उद्देश्य वास्तविक सुख की प्राप्ति करना है, जो कि आवश्यकताओं को कम या समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स मानते हैं कि मानव व्यवहार का उद्देश्य अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना है, जो कि आवश्यकताओं में वृद्धि करके ही प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना। क्या माना? आदर्श विज्ञान, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसे वास्तविक विज्ञान माना है। तो अभी तक आपने जो भी परिभाषाएं पढ़ी, सबसे पहले एडम स्मिथ की, फिर केंद्रित परिभाषाएं। देखिए, विकास केंद्रित अर्थशास्त्र में इसकी परिभाषा में तीनों परिभाषाओं अर्थात दुर्लभ साधन, आर्थिक कल्याण एवं साधनों के विकास का समावेश कर लिया गया। एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं के मिश्रित गुण इसमें मिलते हैं। किस परिभाषाओं में? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषाओं में। इसे आधुनिक काल से संबद्ध अर्थशास्त्र की परिभाषा भी कहा जा सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन, वेनहम, फर्ग्यूसन, पीटरसन ने विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। विकास केंद्रित परिभाषाओं के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ साधनों के कुशलतापूर्वक बंटवारे तथा उनके द्वारा आर्थिक समाज में तेजी लाना एवं अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है। ये महत्वपूर्ण बात है, एक बार फिर से सुने। विकास केंद्रित परिभाषाएं क्या कहती हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध है दुर्लभ जो साधन हैं, स्केर्स जो रिसोर्सेज हैं, उनको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनका एफिशिएंटली एलोकेशन हो, और उसके उनके प्रयोग के द्वारा जब उनका बंटवारा हो गया तो फिर उनके प्रयोग के द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाना और अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, ये है विकास केंद्रित अर्थशास्त्र। पॉल सैमुअल्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति एवं समाज किस प्रकार मुद्रा के द्वारा अथवा उसके बिना विविध वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों वाले जो दुर्लभ साधन हैं उनका प्रयोग करते हैं और वस्तुओं को वर्तमान व भविष्य के उपभोग के लिए तथा समाज के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों रिसोर्सेज जो हैं उनको बांटा जाता है। तो उनके बंटवारे में जो किए जाने वाले सुधार हैं उनके क्या क्या लाभ होंगे, उनकी क्या क्या कीमत यानी लागतें आएंगी, उनका व्यापक यानी कि बहुत गहरा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करता है। पीटरसन क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली
आवश्यकताओं का इस प्रकार विभाजन किया जाता है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। एक बार फिर से समझना, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा पीटरसन की। इन्होंने कहा कि उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाएं किसकी होंगी? मनुष्य के। उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली जो आवश्यकताएं हैं उनमें इस तरह से बंटवारा कर दिया जाए जिससे संतुष्टि अधिकतम हो जाए। तो विकास केंद्रित परिभाषाओं की विशेषता क्या है? संसाधन जो हैं जिनके बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं, जो दुर्लभ हैं, जो स्केर्स हैं, उनका कुशलतापूर्वक बंटवारा हो। दूसरी बात, आर्थिक साधनों की मात्रा में वृद्धि। अर्थशास्त्र का संबंध है आर्थिक साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ जोर होगा आर्थिक साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से। सीमित साधन, ये मानती है विकास संबंधी परिभाषा की सीमित साधन का तात्पर्य है कि दुर्लभ साधन। अर्थशास्त्र का प्रत्यक्ष संबंध दुर्लभ साधनों से है, जिसमें सभी मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक साधन आते हैं। ये सब दुर्लभ अर्थात लिमिटेड है, ये सब असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। साधनों का संपूर्ण उपयोग प्रयोग। अर्थशास्त्र का संबंध न केवल साधनों के कुशलतापूर्वक विभाजन से है, बल्कि उन साधनों के और यह एक गत्यात्मक विचार है। जो इससे पहले जेके मेहता का विचार था वो कैसा था? स्थैतिक था, लेकिन यह गत्यात्मक है। इस परिभाषा के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक प्रगतिशील शास्त्र बना दिया गया है जो डायनामिक है। गत्यात्मक का मतलब डायनामिक। इसके अंतर्गत न केवल आर्थिक साधन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि से संबद्ध वर्तमान समस्याओं का अध्ययन होता है, बल्कि भावी समस्याओं एवं साधनों में वृद्धि का भी व्यापक अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक एवं उपयोगी विषय। इस आधुनिक परिभाषा ने अर्थशास्त्र को व्यावहारिक एवं उपयोगी विषय बना दिया है। अर्थशास्त्र केवल समस्याओं का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि समस्याओं को सुलझाने का भी उपाय बताता है। और ये एक सार्वभौमिक विचार है। इसका तात्पर्य क्या है? कौन सा सार्वभौमिक विचार है? जो विकासवादी जो परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की, इसका तात्पर्य है कि सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पे इसका प्रभाव है। इसमें विकसित, विकासशील, पूंजीवादी, समाजवादी और सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। विज्ञान और कला का सम्मिश्रित प्रभाव। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों में विद्यमान है। आधुनिक विद्वानों ने इसे वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान माना है। आर्थिक समस्याओं का यथार्थ विश्लेषण। इन परिभाषाओं में आर्थिक समस्याओं का यथार्थ विश्लेषण किया गया है। आर्थिक समस्याओं का मुख्य संबंध कल्याण से जुड़ा हुआ है। विकासशील और विकसित देशों की समस्याएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। विकासशील देशों की समस्या होती है कि कैसे तीव्र गति से विकास कर लोगों के कल्याण में वृद्धि करें, तो वहीं विकसित देशों की समस्या है कि कैसे अपने विकास स्तर को बनाए रखें। अब हमारे सामने इतनी सारी तो हम ये कह सकते हैं कि विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषाओं में मार्शल एवं रॉबिन्स दोनों के विचारों को सम्मिलित किया गया है। इन परिभाषाओं के कारण ही अर्थशास्त्र का स्वरूप परिमाणात्मक, गत्यात्मक, निश्चित तथा व्यवहारिक हुआ है। इसलिए माना जाता है कि अर्थशास्त्र की जो विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषा है वो पिछली सभी परिभाषाओं से प्रभावी एवं श्रेष्ठ है। और इसी तरह से यह चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है। चेक पॉइंट यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा, कौन सी परिभाषा मनोवैज्ञानिक और नैतिकता पर आधारित परिभाषा है? क्या इसका उत्तर आपको आता है? चलिए, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवाइज करें, लेकिन ये उत्तर आपको आना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आप चेक पॉइंट के जो उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर आप देने की स्थिति में होने चाहिए। विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में किन 3 परिभाषाओं का समावेश किया जाता है? अभी आपने पढ़ा 3 परिभाषाएं। यहाँ पर आशय है कि किन 3 अर्थशास्त्रों की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। और तीसरा है विकास केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सीमित साधन से
क्या तात्पर्य है। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से सीमित साधन आते हैं अभी बताया गया था। अध्याय का हैं जो आपको पहले बताई जा चुकी हैं। अर्थशास्त्र का उद्गम, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित की गई। इसी से अर्थशास्त्र के आधुनिक स्वरूप की शुरुआत हुई। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में शामिल रहता है। एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं धन से संबंधित होती हैं, भौतिक कल्याण से, दुर्लभता से या आवश्यकता विहीनता की, और फाइनली विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं। धन से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। धन से संबंधित परिभाषा की विशेषताओं में धन पर अधिक बल दिया गया, भौतिक वस्तुओं को शामिल किया गया, मानवीय सुख का साधन माना गया। इन भौतिक वस्तुओं को स्वहित से प्रेरित आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई, जो अपने हित को पाने के लिए ही सारे काम करता है। सामाजिक और व्यक्तिगत हितों को भी इसमें साधा जाता है। धन से संबंधित परिभाषा की आलोचना भी हुई, जिसमें ये कहा गया कि धन पर अधिक बल और मानव कल्याण की उपेक्षा की गई है। इस पर यह भी आरोप लगा कि धन का सीमित अर्थ इसमें रखा गया है, आर्थिक मनुष्य के प्रति गलत धारणा बनी और धन प्राप्त करने वाले साधनों पर ध्यान न देना। इस तरह से धन व सुख का संबंध विक्षेप भी इसके आधार पे किया गया। इन ग्राउंड पे आलोचनाएं की गई। भौतिक कल्याण से संबंधित जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं आई, मार्शल ने इस परिभाषा को प्रतिपादित किया। अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है या व्यक्ति तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रकार यह एक ओर तो धन का अध्ययन है, जबकि दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का भाग है। भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषा की विशेषताओं की अगर बात करें तो मानव कल्याण का अध्ययन है। इसमें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां शामिल की गई हैं, मानव और धन भी शामिल किया गया, कला और विज्ञान का मिश्रित स्वरूप माना गया भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को। और भौतिक कल्याण का अध्ययन यहाँ होता है, मानव के साधारण व्यवसाय का अध्ययन होता है। ठीक है। अगर हम बात करें भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषा की आलोचनाओं के आधार की, तो इसे केवल सामाजिक विज्ञान बनाया गया, जो उचित नहीं है। केवल भौतिक कल्याण पर विशेष बल दिया गया है, सीमित अध्ययन क्षेत्र इसका रह गया है, अव्यवहारिक विचार है, विश्लेषणात्मक विभाजन की गलत अवधारणा है इसमें, और व्यवसाय में अस्पष्ट अंतर किया गया है जो स्पष्ट नहीं है। दुर्लभता या चुनाव से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों और उनके वैकल्पिक उपयोग वाले उपलब्ध सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का व्यापक अध्ययन करता है। दुर्लभता से संबंधित परिभाषा की विशेषताएं: मानव विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, तार्किक विश्लेषण, सार्वभौमिक प्रभाव और व्यापक प्रभाव। इसकी आलोचनाएं इस आधार पर हुई कि सामाजिक पक्ष की अवहेलना की गई, लक्ष्य व साधन स्थिर माने गए, निरस्ता की झलक है इसमें। वास्तविक और आदर्श विज्ञान, जटिलता का प्रभाव इसमें है, कल्याण की उपेक्षा की गई है। पिछड़े देशों के लिए ये सर्वथा अनुपयुक्त है। अर्थशास्त्र को एक अनावश्यक रूप से विस्तार देने की कोशिश सी है और निगमन प्रणाली को अपनाया गया है। साधन और साध्य को स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया कि वो क्या है। जो आवश्यकता विहीनता संबंधी अर्थशास्त्र है, उसको जेके मेहता ने उसको प्रतिपादित किया, उस परिभाषा को। उन्होंने अर्थशास्त्र को वह विज्ञान माना जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में। आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा की विशेषताओं में इसे मनोवैज्ञानिक और नैतिकता से जोड़ा गया। मानव जीवन का लक्ष्य यही माना गया, आवश्यकता विहीनता, और आदर्श विज्ञान के रूप में इसे देखा गया। साम्य की स्थिति मानी गई, यानी कि, और ये एक स्थैतिक यानी कि स्टैटिक नेचर का विज्ञान माना गया। आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषाओं की कड़ी आलोचनाएं हुई। प्रगति के प्रति नकारात्मक सोच वाली परिभाषा कहा गया, काल्पनिक और अव्यवहारिक कहा गया, दार्शनिक विचारों का समावेश करा गया और कहा गया कि अर्थशास्त्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती हुई परिभाषा है। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा पीटरसन ने दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं का
इस तरह से विभाजन होता है जिससे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। विकास केंद्रित परिभाषाओं की विशेषताओं पर अगर ध्यान दें तो कुशलतापूर्वक दुर्लभ संसाधनों का बंटवारा की बात आती है, आर्थिक साधनों की मात्रा में वृद्धि की बात आती है, सीमित साधनों की बात आती है, साधनों का संपूर्ण प्रयोग। ये एक डायनेमिक विचार है, व्यावहारिक उपयोगी विषय है, सार्वभौमिक विचार, विज्ञान तथा कला का सम्मिश्रण है ये, और आर्थिक समस्याओं का यथार्थ विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा की अगर हम बात करें उपयुक्त सभी परिभाषाओं को दृष्टिगत करते हुए, तो हम कहेंगे कि विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषाओं में मार्शल और रॉबिन्स दोनों के विचारों को चूंकि शामिल कर लिया गया है, इस वजह से ही अर्थशास्त्र का स्वरूप परिमाणात्मक, गत्यात्मक, निश्चित और व्यवहारिक हुआ है। इसलिए यूँ कहा जाना चाहिए कि अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषा पिछली सभी परिभाषाओं से प्रभावी है और श्रेष्ठ है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इनसे में से कितने आर्थिक क्रियाकलाप हैं। जहाँ बस स्टैंड है या जो आपका कोई बाज़ार ले लीजिए, लोकल मार्केट ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। कितनी उसमें आर्थिक गतिविधियाँ और कितनी नहीं है। तो देखिए, वस्तुओं व सेवाओं को खरीदना आर्थिक गतिविधि है। किसी कंपनी की कार्यकर्ताओं द्वारा कंपनी को अपनी सेवाएं देना आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इससे उन्हें पैसा मिलता है। वो वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना, क्योंकि इसमें पैसा शामिल है। तो ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप हैं। अनार्थिक क्या होंगे? किसी से हाथ मिलाना, नमस्ते करना, गले लगाना, वटेवर जो भी होता है वो सब यहाँ पे अनार्थिक होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, आपको ये प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है समझते हुए, अगर कोई समस्या है तो पूछना है। फिर परीक्षा अभ्यास के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उन्हीं पे आधारित ये कुछ प्रश्न हैं। कुछ नई भी चीज़ें मिलेंगी। उत्तर जो साथ में दिए गए हैं इन्हें कृपया ढकते हुए चलें, और उसके बाद में अपने उत्तर पहले दें, फिर किताब के उत्तरों से अपने उत्तरों का मेल करें। जो उत्तर आपके गलत हो जा रहे हैं उन्हें, उन प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर शामिल कर लें। जिन्हें आपने सही सही बता दिया है उन्हें आपको नोटबुक में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए, किताब में आपको समझाने के लिए मैटर काफ़ी ज़्यादा दिया गया होता है, लेकिन यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में कैसे दिए जा सकते हैं ये आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ से याद करें। अर्थशास्त्र क्या है? बहुत अच्छा है प्रश्न। धन संबंधी परिभाषा के मुख्य दोष बताइए। इसी तरह से ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ये समस्त प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है उत्तरों के साथ। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें स्वयं को आपको जांचना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर यहाँ नहीं दिए गए हैं, इनके उत्तर आप स्वयं टिक मार्क करें। और अगर आपको किसी पे कोई डाउट है तो बताएं। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप निकाल लेते हैं तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट लें और इन पे इन सर्किल करते हुए सही विकल्प मेरे पास भेजेंगे। ये आज का आपका काम है, ठीक है। अभी नोट्स बनाने के मामले में आपको जो लगे कि आपको बच्चा, सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें, फिर से देखें, और मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि हमें इतने मिनट और इतने सेकेंड पे जो बात कही गई है वो नहीं समझ में आई, ठीक है। तो अपने उन सभी साथियों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत कम मटेरियल उपलब्ध है यूट्यूब पे। मेरी कोशिश है कि मैं समस्त हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों तक ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं उन तक मैं पहुंचाऊं। इसमें आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। आप भी इसे बार बार देखें। कोई डाउट हो तो कृपया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच।